गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन देखा था, बराबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ। टॉपिक का नाम है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। और it is also known as de Broglie's principle. de Broglie's principle. Dual behavior of matter, or also known as de Broglie's principle. Barabar. So according to him, we can say that a matter like radiation, according to him, रेडिएशन दैट मीन्स वो क्या है, एक टाइप का एनर्जी। रेडिएशन शुड एग्जिबिट ड्यूअल behavior should exhibit dual behavior, both particle and wave like nature. But according to him we can say that कि रेडिएशन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एनर्जी का पार्टिकल फॉर्म अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या है, फोटोन। दैट मीन्स फोटोन हैज़ मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। उसका पॉइंट सही था। उसने क्या किया, उसने ऐसा कहा कि एज फोटोन हैज़ मोमेंटम वो क्या दिखाएगा, पार्टिकल नेचर दिखाएगा। फोटोन का मोमेंटम, दैट मीन्स वो क्या दिखाएगा आपको, पार्टिकल नेचर। फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, और वेवलेंथ कौन सा नेचर दिखाएगा, तो वो दिखाएगा वेव लाइक नेचर, और हम लोग बोल सकते हैं वेव नेचर। बराबर। कि फोटोन अगर लेते हैं तो फोटोन का मोमेंटम भी है एंड वेवलेंथ भी है, सेम वे। तो उसने ऐसा कहा कि इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन शुड हैव, जैसे कोई एनर्जी है, रेडिएशन है, जिसका पहले से वेव नेचर है, वो पार्टिकल नेचर उसका हो सकता है। तो जिसका पहले से पार्टिकल नेचर है उसका वेव नेचर क्यों नहीं हो सकता? तो उसने ऐसा कहा कि इलेक्ट्रॉन शुड हैव मोमेंटम as well as वेवलेंथ। एंड वो पॉइंट भी सही था उसका, गलत नहीं था, कि अगर कोई ऐसा पार्टिकल है, मतलब हम लोग ले रहे हैं फोटोन, फोटोन इज़ अ एनर्जी एंड वी नो दैट इट हैज़ अ वेवलेंथ, ओके, तो उसका मोमेंटम भी है, दैट मीन्स पार्टिकल नेचर भी है। रेडिएशन का बोथ नेचर है, पार्टिकल एंड वेव। सेम वे इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन शुड हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। उसका मोमेंटम तो है ही इलेक्ट्रॉन का ड्यू टू पार्टिकल नेचर, बट जैसे फोटोन का वेव नेचर था और पार्टिकल नेचर प्रूव हुआ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, तो उसका भी कुछ क्या होना चाहिए, वेव जैसा नेचर होना चाहिए, बराबर। ऐसा डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया, एंड डी ब्रॉगली ने ये सब कुछ थियोरेटिकल प्रूव किया था, प्रैक्टिकली कुछ प्रूव नहीं किया था, बट तो भी उसने एक रिलेशन दिया जो 100% राइट है, बराबर, कि डी ब्रॉगली गेव द रिलेशन de Broglie gave the relation between momentum and wavelength। मोमेंटम एंड वेवलेंथ, उसने ये रिलेशन दिया। तो क्या है वो रिलेशन? लैम्डा, दैट मीन्स वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम p, ओके। ये उसने एक रिलेशन दिया। यहाँ पे जैसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा, एंड वो कांस्टेंट कोई नया नहीं है, प्लैंक कांस्टेंट h/p, बराबर, जिसमें h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, एंड इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, ओके। तो आपका ये एक फॉर्मूला बन गया। चलो इसको अब हम मॉडिफाइड करते हैं कि हमें पता है कि मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या हो सकता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। चलो ये फॉर्मूला यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं हम लोग मोमेंटम का। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, बराबर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, बराबर। ये डी ब्रॉगली प्रिंसिपल और ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। चलो ये फॉर्मूला के ऊपर से एक एग्जांपल करते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइंड आउट द वेवलेंथ of an electron whose velocity is 10⁶ मीटर पर सेकंड। को क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन whose velocity is 10⁶ मीटर पर सेकंड। ओके, चलो हमारे पास ये फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, बराबर। एंड आपके पास यहाँ पे स्पीड भी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें जो चीज़ें दी है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, बराबर। तो सबसे पहले फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया। ओके, चलो अब आपको क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको v दिया है कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 10⁶ मीटर पर सेकंड। h की वैल्यू आपको पता है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। चलो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। ओके, आपको बोला था कि मास आपको याद रखना है। तो क्या है? 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। चलो सारी वैल्यू है हमारे पास, वैल्यूज इनपुट कर देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय m, मास है 9.11 इंटू 10⁻³ इंटू स्पीड 10⁻⁶, बराबर। आपको खुद कैलकुलेट कर लेना है। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? मीटर में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी और वो सब किसके अंदर है? मीटर में है। ओके, तो ये है डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल, बराबर। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, इसके अंदर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद देखते हैं जो उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बराबर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, वो उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी। प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। तो सिंपल प्रिंसिपल है उसका, बराबर। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाइजेनबर्ग ने ऐसा कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम
it is impossible, it is impossible to determine it is impossible to determine exact position and exact momentum of an electron at same time. एक ही टाइम पे आउटर सेल या कोई भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो एक ही टाइम पे उसका मोमेंटम एंड उसकी पोजीशन हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते, एक साथ नहीं डिफाइन कर सकते, बारी बारी से कर सकते हैं कि पहले पोजीशन डिफाइन की यहाँ पे है, उसके बाद उसका मोमेंटम डिफाइन किया, बराबर, बट एक साथ उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग्स का प्रिंसिपल है, ओके, एंड इट इज़ 100% ट्रू कि हम लोग एक साथ पोजीशन एंड मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बराबर, कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन and exact momentum of an electron at same time, बराबर, at same time, ओके। चलो, तो बेसिकली उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, बराबर, जिसके अंदर डेल्टा एक्स क्या है, तो डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते तो उसकी अनसर्टेनिटी का एक फॉर्मूला बना दिया, डेल्टा पी वो हो जाएगा अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, h तो आप लोग जानते हो प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 इज़ अ कांस्टेंट, पाई इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, तो ये तो आप जानते हो। तो डेल्टा x जो क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, एंड डेल्टा p इज़ अ अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। सो ये फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। चलो यहाँ पे राइट हैंड साइड देखो, LHS एंड RHS। सो RHS में H is constant, 4 is constant and pi is also constant value. That means right hand side का जो आंसर है वो तो फिक्स है,
राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, फिक्स है, वो तो चेंज होने ही वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलो अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ कि राइट हैंड साइड वाला जो आंसर है वो 100 है, एज्यूम कर लिया कि वो तो फिक्स है, वो तो चेंज होने ही नहीं वाला है, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 हो गया। ओके, हमने एज्यूम कर लिया। सो डेल्टा x इज अ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, डेल्टा p इज अ अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। तो अगर मुझे इसका आंसर लिखना है तो मैं पॉसिबिलिटीज़ लिख रहा हूँ। चलो पॉसिबिलिटीज़ में सिंपल लिख रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन 10 है, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम भी 10 है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 आ जाएगा। चलो दूसरी एक पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ कि चलो इसको मैं 20 कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको मैं 25 कर देता हूँ तो ये 4 हो जाएगा। चलो एक और लिखते हैं 50, तो ये 2 हो जाएगा। चलो इसको एक और फाइनल पॉसिबिलिटी मैं बोल देता हूँ। तो इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, ऐसा हम लोग सीखते हैं कि आंसर तो राइट हैंड साइड फिक्स है, तो हमें कुछ भी करके ये जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग एक साथ पोजीशन एंड मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते एट अ सेम टाइम। तो यहाँ पे वही एक एग्जांपल लिया है फॉर्मूला के ऊपर से कि राइट हैंड साइड का आंसर तो फिक्स है, तो ये मोमेंटम है उसकी अनसर्टेनिटी एंड ये पोजीशन की अनसर्टेनिटी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है उसको डिक्रीज करते हैं, कि उसको उसका एग्जैक्ट एक्यूरेसी से उसका मेजरमेंट करते हैं। तो पहले 10 था अनसर्टेनिटी, उसको कम करके 5 किया, 4 किया, 2 किया, 1 किया, तो अनसर्टेनिटी बहुत ही कम हो गई उसकी, किसकी, मोमेंटम की। अनसर्टेनिटी कम हो गई दैट मीन्स एक्यूरेसी, सर्टेनिटी ज़्यादा होगी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग मोमेंटम का फाइंड कर सकते हैं। बट उसी टाइम पे देखते हैं तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी देखो, वो तो इंक्रीज हो गई, डिक्रीज नहीं हुआ, वो तो इंक्रीज हुआ, उतना वैल्यू भी नहीं रहा, इंक्रीज हो गया। अगर हम लोग एक्यूरेसी से मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं तो दैट टाइम द पोजीशन, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन इंक्रीजेस। इसका मतलब अगर हम लोग एक्यूरेटली मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो उसी टाइम पे पोजीशन क्या हो जाएगी, बहुत ही अनसर्टेन हो जाएगी। सेम वे पोजीशन अगर हम लोग एक्यूरेटली फाइंड आउट करते हैं तो फिर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट है, वही कह रहा है हाइजेनबर्ग कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। सो इफ वी कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम और सर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, कुछ भी कोई एक एक्यूरेटली मेजर करने जा रहे हैं तो दूसरा क्या हो रहा है, अनएक्यूरेट हो रहा है। तो ये हमने प्रूव कर दिया इस एग्जाम्पल से। अब इसी को हम क्या करेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग मोमेंटम या तो फिर पोजीशन एग्जैक्ट डिफाइन कर रहे हैं, बराबर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि if the position of an electron if the position of an electron is known with certainty,
विथ सर्टेनिटी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। उसकी वजह से क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, अगर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है सर्टेनिटी से हमने फाइंड आउट किया है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही स्मॉल हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, देन द momentum of an electron will be uncertain। बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज वेरी हाई। तो उसके जैसा ही होगा, उल्टा करते हैं कि अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, इफ द मोमेंटम of an electron is known with certainty, then and क्या होगा, position of an electron will be uncertain। बराबर, तो यही है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बराबर, तो इसके ऊपर से एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। ओके, कि चलो हम लोग एक नया टॉपिक डिफाइन करते हैं यहाँ पे, कि हमें पता है कि मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। अगर हम लोग अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम ले रहे हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास की अनसर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है कि मास इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, वो कभी भी चेंज होगा नहीं। बराबर, तो P इज इक्वल डेल्टा P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, m डेल्टा V। तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है डेल्टा x इंटू डेल्टा P ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। चलो, तो ये फॉर्मूला क्या करते हैं, इसके अंदर इनपुट करते हैं, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। चलो, अब सर्टेन वैल्यू है वो एक साइड कर देते हैं, मास इज अ एग्जैक्ट वैल्यू, सर्टेन वैल्यू, ओके, वो कभी चेंज नहीं होगा, तो इसको हम राइट हैंड साइड कर देते हैं, राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट वैल्यू है सारे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm, h/4πm। बराबर, ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला बन गया, डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। बराबर, एक और चीज़ कि हाइजेनबर्ग्स ये जो प्रिंसिपल है, बराबर, इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपको याद रखना है कि दिस प्रिंसिपल is significant
ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक टाइनी पार्टिकल्स के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स and is negligible for macroscopic objects, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ओके, चलो इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं, बट ये आपको प्रूव करना है। मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि आपको एग्जाम्पल कौन से कैलकुलेट करने हैं। ओके, चलो फर्स्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे फाइंड आउट करना है कोई भी राइट हैंड साइड की वैल्यू तो हमारे पास फिक्स्ड है। ओके, तो भी अनसर्टेनिटी m तो चेंज होगा, बराबर, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक के लिए। ओके, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा x इंटू डेल्टा v फॉर an electron and for a person having 50 kg mass, बराबर। तो आपको क्या करना है, ये डेल्टा x इंटू डेल्टा वी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू करके। आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन भी कर सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू करके इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है h/4πm, एंड एक पर्सन कोई भी कि जिसका मास बता दिया गया है कितना है 50 किलोग्राम, उसके लिए। तो आप देखोगे कि ये तो अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लिकेशन है, तो अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लिकेशन इलेक्ट्रॉन के लिए 10⁻³ 10⁻⁴ में आएगा। एंड कोई भी मैक्रोस्कोपिक, जैसे कि हमने कोई एक पर्सन ले लिया है जिसका मास 50 किलोग्राम है, वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। उसका अगर लोगे तो 10⁻30 10⁻34, मतलब वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो उसके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं अप्लाई कर सकते, बराबर। तो ये आपको खुद कैलकुलेट करके चेक करना है, बहुत ही सिंपल टास्क दिया है, आपको हो जाना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।